हे गाइस, संजीव हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द पियरलेस मार्शल स्पिरिट का 11th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के, बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि रैन मैडम इंतजार कर रही थी मोलिंग का अपने नापाक इरादों को अमल में ले आने का। वहाँ दूसरा मोलिंग ठहरा रैन मैडम का वफादार कुत्ता, इसलिए वो उसके प्लान के मुताबिक काम कर रहा था और जा रहा था एक गुफा के अंदर। प्लान बड़ा ही सिंपल था, ब्लैक जेट लोटस के गार्डियन बीस्ट यानी कि वोल्केनो ड्रैगन को फैंग भैया के पीछे लगाना, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा अजीब नहीं था। पहले एक बहुत बड़ा सांप था, बाद में ये चिपकली में तब्दील हो जाता है और बन जाता है डिवाइन गेट्रियलम का 3rd लेवल बीस्ट, जो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। अंदर आते ही मोलिंग को एक बहुत बड़ा लावा का लेक दिखाई देता है, जिसके ऊपर तैर रहा था ब्लैक जेट लोटस। और उस लेक के सामने खड़े होकर मोलिंग अपना गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था, अबे वोल्केनो ड्रैगन के बच्चे, जल्दी पारा। पुकार सुनकर वोल्केनो ड्रैगन भी तुरंत बाहर आ जाता है और पुकारते हुए कहता है, और साले कौन रे कौन, किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे इलाके में आकर मुझे ही ललकार रहा है। और अपने सामने इतने बड़े चिपकली को देखकर मोलिंग की तो खिक्की निकल जाती है, लेकिन अपने डर को संभालते हुए तुरंत ही वोल्केनो ड्रैगन को समझाने लगता है, वोल्केनो ड्रैगन मैं नहीं, कोई और है जो तुम्हें मारना चाहता है। लेकिन इस बात से तो वोल्केनो ड्रैगन के कानों में जू तक नहीं रहेंगी, क्योंकि उसके लिए इंसान किसी मच्छर की तरह था, जिसे वो जब चाहे तब मसल सकता था। और वोल्केनो ड्रैगन को अपने बातों पर ज्यादा भाव न देते देख मोलिंग आगे बताता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो एडवांस डिवाइन गेट्रियलम में पहुंचने से पहले मुझे हरा चुका है। और ये सुनकर वोल्केनो ड्रैगन सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि मोलिंग एडवांस डिवाइन गेट्रियलम में मौजूद है और उसके पास 3rd ग्रेड मार्शल स्पिरिट मौजूद है, जो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर कोई उसे हरा पाए तो वो जरूर कोई बहुत बड़ी तोप होगी और वो बाद में जाकर जरूर उसके लिए खतरा बन सकता होगा। इसलिए वो मोलिंग के बातों में आ जाता है और फैंग भैया के बारे में बाकी जानकारी लेकर चल पड़ता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और मोलिंग को घूरते हुए कहता है, अबे मैं तेरे ऊपर क्यों विश्वास करूं, सब इंसान तो बहुत बड़े झूठे होता है। ये सुनकर मोलिंग अपनी कसम खाता है और कहता है, सर जी अगर मैं झूठ बोला ना तो मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, कुत्ते की। यह सुनकर वोल्केनो ड्रैगन मान जाता है, क्योंकि उसके मुताबिक कल्टीवेटर की बात उसके लिए बहुत मायने रखती है और उसे नहीं लगता था कि यह तुच्छ सा इंसान लावा के ऊपर से जाकर उसके ब्लैक जेट लोटस को चुरा पाएगा। इसलिए वो निश्चिंत होकर वहां से जाने लगता है। अब लो भैया लो, पता नहीं जब ऊपर वाला अकल बांट रहा था तो भाई साहब थे कहा, अभी कहा कि इंसान बहुत बड़े झुट्टे होते, और एक ही पल बाद इस कमीने की बातों में भी आ गया। अरे इतने बड़े गार्डियन बीस्ट हो, आपने कुछ तो इज्जत रख लिया होता। लेकिन नहीं, वह दूसरा गार्डियन बीस्ट के जाते ही तो मोलिंग तो खुशी से पगला आ गया था, क्योंकि इतने सारे शर्मनाक हार के बाद आखिरकार इसे इतनी बड़ी जीत जो मिलने वाली थी। और रही बात भाई साहब के लावा पार करने की, वो तो रैन मैडम को जब से स्माइलम के बारे में पता चला था तभी से उन्होंने इस जगह के सबसे प्रेशियस ट्रेजर यानी कि ब्लैक जेट लोटस को हासिल करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इसलिए तो मोलिंग के सीलम में आने से पहले उन्होंने उसे खास तरह का टूल दिया था, जो खास तौर पर लावा में ट्रैवल करने के लिए बना है। इसे इस्तेमाल करके भाई साहब बड़ी आराम से ब्लैक जेट लोटस को हासिल कर लेते हैं। वह दूसरा भले ही अपने फैंग भैया एडवांस डिवाइन गेट्रियलम में पहुंच गए हो, लेकिन अभी भी उनके पावर को एडजस्ट करने में कुछ मिनट लगने वाले थे। अब सवाल ये उठता है कि शैन भी एक तो बचकुसी से करने लगे थे, लेकिन फैंग भैया को इतना वक्त क्यों? अभी समझने की कोशिश करो, 4th ग्रेड मार्शल स्पिरिट और 6th ग्रेड मार्शल स्पिरिट में बहुत बड़ा अंतर होता है भाई। भले इन दोनों के बीच बस 2 ग्रेड का अंतर हो, लेकिन ये अंतर ही बहुत बड़ा है। इसी अंतर की वजह से तो लीडर्स ऑफ फैंग भैया की मार्शल स्पिरिट को देखकर इतने ज्यादा खुश हो रहे थे। वहाँ दूसरा पावर एडजस्टमेंट के समय अगर फैंग भैया को एक दूसरा भी डिस्टर्ब किया गया तो उनके फ्यूचर कल्टीवेशन बेस पूरी तरह से बिगड़ सकता है। यूनर मैडम भी इस बात को भली भांति समझते, इसलिए तो वो फैंग भैया के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है उसकी रक्षा करने के लिए। और तभी यूनर मैडम और वहाँ पर मौजूद सभी पब्लिक को एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई देती है। ये कोई और नहीं, ये था वोल्केनो बीस्ट। उसने आखिरकार अपने फैंग भैया को ढूंढ लिया था और जब वो फैंग भैया के पास पहुंचते तब उन्हें फैंग भैया के अंदर की एनर्जी महसूस हो रही थी। वो समझ गए थे कि उस तुच्छ इंसान ने फैंग भैया के बारे में बिल्कुल सही बताया था। फैंग भैया सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ज्यादा पावरफुल है,
बाद में जाकर वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। वहाँ दूसरा इतने बड़े वोल्केनो बीस्ट को अचानक से फैंग भैया के पास आते देख सभी एल्डर्स और लीडर्स आकर होश हो जाते हैं। लेकिन रैन मैडम को पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन लीडर्स को तो इन सभी में एक साजिश की बू आ रही थी, क्योंकि शैन और मोलिंग के ब्रेक थ्रू के समय तो ऐसा कोई भी बिस्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ था। लेकिन फैंग भैया के समय क्यों, इसलिए वो रैन मैडम को घूरते हुए गए थे। अगर मुझे पता चला कि इसमें किसी की मिली भगत है तो ये पूरा मामला मैं अपने हाथों में ले लूंगा, मैं कह देती हूँ। हाँ, ये कहते समय लीडर साहब के पूरे शरीर से उनका किलिंग ऑरा निकल रहा था, जिसे महसूस करके रैन मैडम पूरी तरह से सिहर जाती है। वह दूसरा वोल्केनो बीस्ट को देखकर वहाँ पर मौजूद सभी पब्लिक यानी कि क्वींसेप्स के सभी मेंबर्स की तो घिक्की निकल जाती है। और होती भी ना कैसे, वो ठहरे छोटे मोटे इंस्टिंक्चुअल लेवल के वॉरियर्स और उनके सामने मौजूद है डिवाइन गेट्रिलम का बीस्ट, उनकी तो घिक्की निकल नहीं थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन उन्हें काफी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि आज वो लोग फैंग भैया की वजह से जिंदा थे। लेकिन इसके बाद भी वो लोग फैंग भैया को ऐसे मुसीबत में छोड़ के जा रहे थे। ये तो उनके कल्टीवेटर उनकी घोर बेइज्जती थी, इसलिए तो उनके अंदर उनके ईमान और डर के बीच घोर तकरार चलने लगती है। वह दूसरा सभी को फैंग भैया को बचाने के लिए झिझकते देख मोलिंग तो हा करके हंसने लगता है। लेकिन अगले पल रुक जाती है उसकी मुस्कान, क्योंकि फैंग भैया के सामने दीवार बनकर खड़ी हुई थी उनकी शान, उनकी जान, उनकी यूनर मैडम। वह दूसरा वोल्केनो बीस्ट भी अपने सामने एक पिद्दी सी इंस्टिंक्चुअल लेवल के वॉरियर को देखकर गुस्से से फुफकारने लगता है। छोरी, क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता? यह सुनकर यूनर मैडम भी निडरता से कहती है, नहीं, फैंग मेरा जूनियर है जिसने कई बार मेरी रक्षा की है। आज मेरी बारी है उसकी रक्षा करने की, इसलिए अपनी जान देकर भी मैं उसकी रक्षा करूंगा। और एक लड़की को हिम्मत करते देख बाकी सभी का डर तो पूरी तरह से गायब हो जाता है, इसलिए वो भी तुरंत ही यूनर मैडम के पास चली जाती है, जिसे देख कर यूनर मैडम भौचक्की रह जाती है। तभी वो सभी लोग कहते हैं, फ्रंटिस हान, आज फैंग की वजह से हम लोग जिंदा है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि आज हम फैंग की रक्षा करें, चाहे इसके लिए हमारी जान भी क्यों न चले जाए। बाकी सभी कैसे हिम्मत करते देख यूनर मैडम तो हो जाती है बहुत ज्यादा भावुक। लेकिन वहाँ दूसरा भी ये सब कुछ देखकर मोलिंग तो अपने बाल नोचने लगता है, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि फैंग भैया के लिए सभी अपनी जान देने को भी तैयार हो जाएंगे। वहाँ दूसरा एक गार्डियन बीस्ट होने की वजह से वोल्केनो बीस्ट अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझता था, इसलिए जब वो अपने सामने इतने सारे इंस्टिंक्चुअल लेवल के वॉरियर को देखते तब तो बात उसकी ईगो पर आ जाता है, इसलिए वो तुरंत ही उन पर अपना फ्लेम थ्रोअर छोड़ देता है, जिसके जवाब में वो सभी लोग मिलकर अपने सामने एक एनर्जी शील्ड बना लेते हैं। लेकिन अगले पल उन सभी का एहसास हो जाता है कि ये शील्ड वोल्केनो बीस्ट के हमले के सामने एक मिनट भी नहीं टिक सकता। इस बात से वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन अगले पल उन सभी को आती है एक आवाज और जाग जाती है उन सभी के अंदर जिंदा रहने की आस। शुक्रिया दोस्तों, लेकिन आगे मैं संभालूंगा। मुड़कर देखने पर सभी को फैंग भैया दिखते हैं, जिसके आसपास के ऑरा से साफ हो गया था कि उनकी पावर पूरी तरह से एडजस्ट हो गई है। और फैंग भैया भी सिचुएशन को समझते हुए तुरंत ही वोल्केनो बीस्ट पर एक जड़ देता है, जिससे कुछ समय के लिए वोल्केनो बीस्ट का फ्यूज हो जाता है। और उसी समय में फैंग भैया यूनर मैडम के हाथ को बड़े प्यार से पकड़कर उन्हें अपनी मदद के लिए थैंक यू बोलते हैं, और साथ ही साथ अपने सभी मेंबर्स को भी, जिसे सुनकर सभी मेंबर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अपने से ताकतवर किसी वॉरियर से तारीफ मिलना कोई छोटी बात तो होती नहीं है। सभी को शुक्रिया वक्रिया कहने के बाद अब बारी आती है फैंग भैया की वोल्केनो बीस्ट को संभालने की। दूसरा फैंग भैया की पिटाई खाने के बाद भी वोल्केनो बीस्ट को अभी तक अक्ल नहीं आती, क्योंकि उससे लग रहा था कि फैंग भैया ने अचानक से वार किया था, इसलिए वो अपने भैया से पिट गया था। दूसरा फैंग भैया भी समझ जाते कि ये चिपकली अपने आप को कोई बहुत बड़ी तोप समझ रहा है, इसलिए फैंग भैया भी अपनी तलवार निकाल कर तैयार हो जाते हैं रेन एंड पेटल स्वॉर्डमैनशिप आजमाने के लिए। और जैसे ही वो इसे आजमाते हैं वेदर चेंज हो जाता है और तैयार हो जाता है फैंग भैया का डोमेन। गाइस, आप में जिन लोगों को डोमेन के बारे में नहीं पता उससे बता दूं, जब कोई योद्धा या वॉरियर अपनी ताकत से एक डोमेन का निर्माण करता है तब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अटैक या डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जो उसकी ताकत में 4 चांद लगा देता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये दुश्मन की ताकत को भी कई हद तक दबा देता है। फैंग भैया की ताकत से वेदर चेंज होता देख वोल्केनो बीस्ट की तो खिक्की निकल जाती है। वो समझ जाता है कि अपने फैंग भैया में है पूरा दम करने का उसे खत्म, इसलिए वो तुरंत ही अपनी दुम उठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन फैंग भैया का कोई इरादा नहीं था इतने बड़े शिकार को वहाँ से जाने देने का। भले ही वोल्केनो बीस्ट के अंदर लावा के अंदर रहने की वजह से उसके अंदर बेइंतहा गर्मी सहने की क्षमता है, लेकिन बिजली और आग में बहुत बड़ा अंतर होता है भाई।
बिजली का हमला इतना अचानक और तेज होता है कि किसी को भी सोच समझने का मौका ही नहीं मिलता। और वोल्केनो के साथ भी वही होता है। जैसे ही बिजली के अत्याचारी बोल्ट उसके चारों तरफ नाचने लगे और उसके ऊपर गिरने लगे, उसे तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। इसलिए देखते ही देखते भाई साहब कुछ ही पल में नम पड़ जाते हैं। वह दूसरा फैंग भैया को वोल्केनो बीस्ट को हराते देख पब्लिक का तो कुछ का ठिकाना नहीं था, क्योंकि फैंग भैया ने फिर से उन्हें बचा लिया। लेकिन वह दूसरा मोलिंग की तो हवा टाइट हो गई थी। वो समझ गया था फैंग भैया और अपने बीच के ताकत का अंतर। सिर्फ तैयार होने लगता है वहां से होने को चुमंतर। लेकिन एक सांप के अंदर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करने की कमाल की काबिलियत होती है। और फैंग भैया के पास तो इसका बाप है 9 हेड स्नेक, इसलिए मोलिंग का यहाँ पर आते फैंग भैया उसे सेंस कर चुके थे। और तो और अपने भैया भी थे चालाक खोपड़ी, इसलिए सारे पहलू को जोड़कर वो वोल्केनो बीस्ट के यहाँ आने का कारण भी समझ चुके थे। फिर मोलिंग जब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, फैंग भैया तुरंत ही अपने अंडे से पकड़ लेते हैं और अपने पास खींच लेते हैं। मोलिंग को सामने लाने के बाद फैंग भैया सभी को बताते हैं उसकी करतूत, जिससे सभी समझते हैं मोलिंग को किसी कमीने का पूत। फिर मोलिंग भी अपनी गुनाह मान लेता है, लेकिन इसके बाद मोलिंग हाँ करके हंसने लगता है और कहता है, लेकिन इसके बाद भी तू मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। फैंग भैया को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तब भी मोलिंग फिर से हंसते हुए कहता, क्योंकि वक्त अब खत्म हो गया है भाई। और मोलिंग के ऐसा करते सभी को लीडर साहब की आवाज सुनाई देती है। कंपटीशन अब खत्म हो चुका है, सभी पार्टिसिपेंट्स वापस लौट आइए। और उनके ऐसा बोलते सभी एक के बाद एक वापस टेलीपोर्ट होने जाते हैं वांडा पीक पर। और फिर से माइनर रिलम से बाहर आते मोलिंग मारने लगता है अपने भैया को ताना कि अगर तुम है तो भाई मुझे मारना। और अपने भैया बैठे बड़े दिल वाले इंसान अपनी क्षमता से सबकी तमन्ना पूरी करते हैं, इसलिए अगले ही पल अपनी तलवार निकालकर वो चला देते मोलिंग पर। ये देखकर मोलिंग को तो यकीन नहीं होता। मरने के पहले भी उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा शौक देखा जा सकता था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अपने फैंग भैया के अंदर इतना बड़ा जिगरा था कि वो लीडर साहब और एल्डर रैन के सामने उसे मार सकते हैं। और दूसरा मोलिंग को फैंग भैया को मारते पब्लिक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन वहाँ दूसरा भी यूनर मैडम भी तैयार हो जाते फैंग भैया के साथ उनकी सजा भुगतने के लिए। वहाँ दूसरा मोलिंग को अपने सामने मरता हुआ देखकर एल्डर रैन तो उससे बावला हो गए थे, इसलिए वो तुरंत फैंग भैया की तरफ झपटते हैं। लेकिन असल बात तो ये थी कि ये चुड़ैल बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि आखिरकार उसे फैंग भैया को मारने की एक अच्छी वजह मिल गई थी। लेकिन जैसे ही वो फैंग भैया की तरफ लपकते हैं, तुरंत ही एक हाथ उसे रोक देता है। और ये हाथ किसी और का नहीं था, अपने लीडर साहब का, जिन्होंने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही बस अपने एक ही हाथ से रैन को रोक दिया था। आज पहली बार रैन मैडम को लीडर साहब के फिजिकल स्ट्रेंथ का अंदाजा हुआ था, क्योंकि लीडर साहब के उनके दबाते वो 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। फैंग भैया को मारना तो दूर की बात है। तभी लीडर साहब रैन से पूछती है, रैन आप ये क्या कर रही है? तभी रैन मैडम ने चौंकते हुए कहती है, सर मैं फैंग को सजा दे रही हूँ, क्योंकि उसने सबके सामने अपने सेटमेट को मार दिया, ये बहुत बड़ा क्राइम है। तब लीडर साहब भी नहले पर दहला देते हैं और कहते हैं, सीरियस क्राइम कहा, मैंने तो नहीं देखा। और ये सुनकर एल्डर रैन तो भचकती रह जाती, लेकिन अगले पल वो चीखते हुए कहते, लीडर साहब आप इस छोरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब लीडर साहब फिर से बड़े शांति से कहते हैं, नहीं मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस सच का साथ दे रहा हूँ। मोलिंग तो ठीक टेलीपोर्ट होने के पहले ही मारा गया था। लेकिन एल्डर रैन इतनी आसान से हार नहीं मानती और एल्डर वोंग से पूछते हैं कि आपने क्या देखा। लेकिन एल्डर वोंग भी लीडर साहब के ताल में ताल मिलाते हुए कहते हैं, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो शैनशान का ख्याल रख रहा था। तभी एल्डर वोंग फैंग भैया से कहते हैं, फैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शैनशान को जिंदा छोड़ने के लिए। जो सुनकर फैंग भैया भी समझ जाते हैं कि क्यों एल्डर वोंग उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एल्डर रैन ने तो कमर कस ली थी इस मौके का फायदा उठाने के लिए, इसलिए वो तुरंत ही एल्डर ली से पूछते हैं। जिसे पूरा विश्वास था कि एल्डर ली जरूर फैंग के खिलाफ बोले, क्योंकि आखिरकार फैंग भैया ने उनके बेटे को जो मारा था। लेकिन उसके उम्मीद के पूरा उल्टा एल्डर ली बताते हैं, नहीं एल्डर रैन आपसे कुछ गलती हो रही है, मोलिंग मारा तो गया है लेकिन ठीक टेलीपोर्ट होने से पहले। और ये सुनकर तो एल्डर रैन के होश हो जाते हैं। लेकिन एल्डर ली का तो सोचना पूरी तरह से अलग था। उन्हें समझ में आ गया था कि फैंग भैया की ताकत उन्हें भी सरपास कर चुकी है और उन्हें कोई शौक नहीं था अपने से ताकतवर किसी बंदे को उंगली करने का, इसलिए वो तुरंत अपना रंग बदल लेती है। लेकिन अपने फैंग भैया को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से इन भाई साहब ने अपना रंग गिरगिट की तरफ क्यों बदल लिया। वे फैंग भैया उनसे कहते हैं, तभी फैंग लल्ली मैंने आपके बेटे को मार दिया, क्या आपको इससे कोई तकलीफ नहीं? लल्ली भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, वो तो इसी के लायक था। फिर एल्डरली फैंग भैया के पास आकर उन्हें चापलूसी करते हुए कहते हैं, फैंग तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम भविष्य में बहुत बड़े वॉरियर बनोगे, इसलिए तुम्हें अपना दिल बड़ा रखना होगा, बहुत बड़ा। इसलिए आशा करता हूँ कि तुम मेरे पिछली बार की गलतियों को माफ कर दोगे, क्यों है ना। और एल्डरली को फैंग भैया की चापलूसी करते देख एल्डर रैन का चेहरा ऐसा बन गया था कि पूछो ही मत। उनकी तो भरी दोपहरी में पोपट बन गया था। लेकिन एल्डर रैन अभी तक हार नहीं मानती और वहाँ पर मौजूद सभी पब्लिक से पूछती है,
लेकिन कपिल भी फैंग भैया का साथ देते हैं और इस बात को तुम नकार देता है कि मोलिंग को फैंग भैया ने मारा है। और देखकर फैंग भैया का इतना सपोर्ट मैडम के इरादों में आ जाती है चोट। इसलिए वो तुरंत लीडर साहब की तरफ मुड़ते हुए कहती है, लीडर साहब हो सकता है कि मैं कल्टीवेशन करते करते कुछ सारे थक गए हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे हेलुसिनेशन हो गया हो। सुनकर लीडर साहब उन्हें घूरते हुए कहती है, तो आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि आपकी हेलुसिनेशन की वजह से हमारे सेहत की जीनियस की जान जा सकती थी। अगर आपने ऐसा दोबारा किया तो शायद मुझे आपके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और हमारी सब जीनियस को स्पेशल प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। समझ गए ना आप? लीडर साहब के फटकार सुनकर मैडम तुरंत पक जाती है। इस वक्त मैडम के ऊपर तुम्हारे दुखों का अंबार टूट पड़ा था। उनकी इतने दिन की मेहनत, इतने दिन का प्लान हो चुका था ध्वस्त, क्योंकि उसकी इतने महीनों की मेहनत और इतने महीनों की प्लान हो चुकी थी ध्वस्त। लेकिन उनके दुश्मन फैंग भैया खड़े थे अपने इनाम के साथ टकाटक मस्त। तो वैसे आपको क्या लगता है अपने इतने बड़े प्लान के ध्वस्त हो जाने के बाद फ्रेंड मैडम कैसे बदला लेगी अपने फैंग भैया से? और तो और माइनर रीलम का इतना प्रेशियस खजाना ब्लैक जेट लोटस क्या फायदा देगा अपने भैया को? जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी इस मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, द फियरलेस मार्शल स्पिरिट। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज आप वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस, आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।